नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। और दोस्तों, एक और महा मैराथन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे 21 दिन 21 मैराथन के अंदर यहाँ पे आज क्लास नंबर है 11। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का संपूर्ण निचोड़ करना चाह रहे हैं अपन। तो यहाँ पे आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये लीजिए आज का पहला प्रश्न मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर दिया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में होता है। तो दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर क्या होती है आइए समझते हैं। यहां हमने लिखा यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल। तो दोस्तों, यूनिवर्सल होती है तो यहाँ पे ये सार्वभौमिक मोटर होती है। और यूनिवर्सल मोटर का मतलब है कि यहाँ पे ये एक प्रकार की क्या है, तो अपन कहेंगे ये एसी सीरीज मोटर होती है। एसी सीरीज मोटर होती है। तो यहाँ पे ये आर्मेचर होता है इसके अंदर, और यहाँ पे मेरे दोस्तों एक फील्ड वाइंडिंग होती है यहाँ, और यहाँ पे अपन ये सप्लाई देते हैं यहाँ। तो ये है हमारी कौन सी एसी सीरीज मोटर होती है। और यहाँ पे ये आर्मेचर वाइंडिंग और एसी सीरीज वाइंडिंग दोनों ही मोटे तार और कम लपेट के बनाई जाती है। इसकी खासियत क्या है, तो आइए खासियत भी अपन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो खासियत होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे ये मोटर जो होती है इसको आप एसी और डीसी दोनों सप्लाई देकर के आराम से चला सकते हो। दूसरी खासियत ये है कि इसकी जो गति होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अगर मैं गति की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे 3000 से लेकर के यहाँ पे 14000 आरपीएम होती है। आरपीएम तो यहाँ पे 3000 से लेकर के 14000 आरपीएम तक होती है। इसका जो यूज किया जाता है वो कई जगह किया जाता है। जैसे यूनिवर्सल मोटर का ट्रेन के इंजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मिक्सी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है भाई अपन कहीं पे लिखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेन है, इसमें अपन ने लिखा कि जैसे मिक्सी के रूप में अपन प्रयोग करते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं यहाँ पे सिलाई मशीन, क्या सिलाई मशीन के रूप में अपन बात करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो ड्रिल मशीन होती है, तो यहाँ पे बात करते हैं ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन के रूप में अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अपन वैक्यूम क्लीनर, तो यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर के रूप में भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है ये एसी और डीसी दोनों से आराम से चलती है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका आर्मेचर या फिर ओपन सर्किट कर दिया जाए, आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर दिया जाए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ओपन सर्किट कर देगा या फिर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर पर ब्रश होती है, शॉर्ट सर्किट से धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उससे क्या हो जाएगी, स्पार्किंग का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं उच्च टॉर्क होगा, कम इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, भारी स्पार्किंग होगी, कम कम्यूटेशन होगा। तो यहाँ पर कहेंगे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, उसमें स्पार्किंग होती है। दोस्तों, यहाँ पे एक एक प्रश्न का बहुत ही व्याख्या सहित अपन क्या करेंगे, पूरा निचोड़ करेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे नंबर 2 प्रश्न। और नंबर 2 प्रश्न क्या है, इसके बारे में डिटेल से व्याख्या करते हैं। यदि करंट का मान लगातार एक क्षण से दूसरे क्षण परिवर्तित होता है तो इसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे साफ कह रहा है कि जैसे यहाँ पे अपन ये समझते हैं कि लगातार करंट एक है, लगातार एक क्षण से दूसरे क्षण का मतलब हो गया जो 0 है और ये प्लस है ये माइनस। तो यहाँ क्षण का मतलब है लगातार क्या हो रहा है, एक क्षण से दूसरे क्षण में जा रहा है। तो मेरे दोस्तों ये कौन सी कहलाती है, तो अपन कहते हैं इसे तो हम साइन वेव कहते हैं। ये एसी तो है लेकिन एसी भी कौन सी होती है, तो ये से कहते हैं अपन साइन वेव। क्या कहेंगे, साइन वेव कहते हैं, साइन वेव कहते हैं। इसी को हम ज्यात तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ज्यात तरंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक होती है, ये होती है आपकी शुद्ध डीसी। तो यहाँ पे ये क्या होती है, तो अपन कहते हैं ये शुद्ध डीसी होती है ये। तो यहाँ शुद्ध डीसी होती है, और ये होती है मेरे दोस्तों पल्सेटिंग डीसी, और यहाँ होती है ये वेरिएंग डीसी होती है यो। जबकि यहाँ एसी के अंदर बात करते हैं तो एसी के अंदर ये आपके वर्गाकार होती है इस प्रकार से। यहाँ पे बात करते हैं तो ये त्रिभुजाकार होती है। और भी बात करें तो मेरे दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से इसे कहते हैं सा टूथ वेव कहते हैं।
तो यहाँ पे आपसे सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो सीधा सीधा आ गया, अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जाना जाता है। प्रतिरोधी करंट होता है, विद्युत करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है डीसी, और यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया कि ये डीसी है। ये तीनों ही प्रकार की क्या होती है, डीसी होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है अपना, और अगला प्रश्न क्या आता है, तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न आता है। और 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को, कि चुंबकीय मैग्नेटाइजिंग बल के पीछे फ्लक्स घनत्व की लेगिंग को कहा जाता है। दोस्तों चुंबकीय जो बल के पीछे यानी फ्लक्स घनत्व की लेगिंग को, जो फ्लक्स घनत्व होता है उसके पीछे की जो लेगिंग होती है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं। इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे इस प्रकार से एक होता है बी और एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे एच होता है। जब इसके मध्य ग्राफ बनाया जाता है तो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जाकर आपका जो बी होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। बी कहता है साहब मेरे बस की बात नहीं आगे बढ़ने की, एच तो बढ़ता जाता है। तो इस पॉइंट को कहते हैं मेरे दोस्तों सैचुरेशन। सैचुरेशन कहते हैं, क्या कहेंगे, तो यहाँ पे सैचुरेशन के नाम से जाना जाता है। जब इसे वापस पीछे लाया जाता है तो दोस्तों ये क्या होता है, यहाँ ऊपर हो जाता है, यानी कि जो बी होता है ये बिल्कुल नीचे नहीं आता है, ये पीछे ही रह जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता है, इसे कहते हैं हम अवशिष्ट। क्या कहते हैं, तो अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। अवशिष्ट क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। जब इसे और आगे बढ़ाया जाता है तो भैया इसको समाप्त करने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक बल लगाया जाता है। इस बल को कहते हैं निग्रह बल। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे निग्रह बल कहते हैं। और इसको जब आगे बढ़ाया जाता है तो आगे जाके फिर वापस सैचुरेशन हो जाता है, और ये घटनाक्रम इस प्रकार से चलता रहता है। तो यहाँ पे एक बनता है बी एच कर्व बनता है। क्या बनता है, कर्व बनता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये बी एच क्या बनता है, यहाँ पे ये बी एच एक कर्व बनता है। दोस्तों जो बी होता है ये चुंबकन बल से क्या रहता है, हमेशा पिछड़ने का गुण रखता है। और ये भैया पिछड़ने का जो गुण रखता है इसको ही अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेसिस कहते हैं। कि जो आपका चुंबकीय बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, और एच क्या है, चुंबकन बल होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकन बल से हमेशा पीछे रहने का स्वभाव रखता है, और उसे हम स्ट्रेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवशिष्ट चुंबकत्व, तो अवशिष्ट चुंबकत्व तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेसिस कहते हैं, ये आ गया स्ट्रेसिस। ठीक है, कॉपर लॉस होता है और फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स तो आपका मेन होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। और फ्लक्स का प्रतीक होता है ये फाई, और इसका जो मात्रक होता है तो अपन क्या कहेंगे, वेबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होता है वो होता है बी होता है नंबर 3 में। और आगे नेक्स्ट आता है ये नंबर 4 प्रश्न, और नंबर 4 प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं मेरे दोस्तों इसको भी। नंबर 4 का भी सूपड़ा साफ करते हैं। तो जनरेटर के आर्मेचर कोर लेमिनेशन की मोटाई खालिस्तान होती है। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है हमारा आर्मेचर। और आर्मेचर में ये शाफ्ट लगी हुई है। तो यहाँ पे ये जो पत्तियां होती है, ये पत्तियां बहुत सारी पत्तियां होती है, और ये पत्ती होती है तो एक जो पत्ती होती है, एक पत्ती की अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों वो इस प्रकार से होती है। एक पत्ती की जो डिजाइन होती है वो इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे ये कैसी डिजाइन होगी, तो हम कहेंगे भैया ऐसी डिजाइन होती है ये। और यहाँ बीचों बीच में क्या होता है, होल होता है जो शाफ्ट के लिए होता है। इसे कहते हैं हम आर्मेचर कोर। इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं आर्मेचर कोर कहते हैं। ये आर्मेचर कोर कहलाती है। तो यहाँ पे एक आर्मेचर कोर की जो मोटाई होती है वो मोटाई होती है 0.35 से लेकर के 0.50 mm होती है मेरे दोस्तों। और ये मोटाई क्यों की जाती है, तो अपन कहेंगे ये एडी करंट हानि होती है। उस एडी करंट हानि को कम करने के लिए किया जाता है। इस कोर के अंदर मेरे दोस्तों सिलिकॉन भी मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, तो अपन कहते हैं सिलिकॉन मिलाई जाती है। और सिलिकॉन कितनी मिलाई जाती है, लगभग अपन कहेंगे 3 से 5% मिलाते हैं, जो किसको कम करने के लिए होता है, तो अपन कहते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेसिस जो हानि होती है, स्ट्रेसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन मिलाते हैं।
और यहाँ पे पटलित यानी कि कोर की जो मोटाई कम करते हैं, तो वो एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे इसके अंदर फिर ये क्या होते हैं, ये स्लॉट्स होते हैं, खांचे होते हैं, जिसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग डालते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.35 मिलीमीटर से 0.50, ये 50 ही है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन होता है। आगे अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 5 नंबर प्रश्न आ चुका है, आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप में वाइंड की जाती है। दोस्तों अभी मैंने आपसे कहा कि ये आर्मेचर है, और आर्मेचर है तो ये इस प्रकार से है, तो यहाँ पे क्या कट्टे होते हैं, तो अपन कहते हैं कि ये खांचे कट्टे होते हैं। इन खांचों के अंदर क्या डालेंगे, अपन वाइंडिंग डालेंगे। तो भैया यहाँ पे जो वाइंडिंग होगी, मैं पहले ही कह दूं कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, तो यहाँ पे आर्मेचर जो वाइंडिंग होगी, ये भैया मोटे तार और कम लपेट में होती है, मोटे तार और कम लपेट में होती है। और ये विद्युत रोधी तांबे तार की बनी होती है, यानी इनामेल्ड कॉपर वायर की बनी होती है, इनामेल्ड कॉपर वायर की बनी होती है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आराम से, और इसका आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है, तो अपन कहेंगे 1 ओम से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो इनामेल्ड तांबे तार हो गया, एनामेल्ड एल्यूमिनियम तार हो गया, एल्यूमिनियम तार हो गया, तांबे तार हो गया। डायरेक्ट तो कैसे लगाएंगे, एनामेल्ड करेंगे, तो पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे ए ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका राइट होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न क्या होता है, तो ये देखिए क्या होता है, तो अपन लगाते हैं पता। निम्नलिखित में से किसमें ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन कहते हैं एक होता है आपके चालक, और चालक के अंदर जैसे आपके चांदी है, सोना है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, पीतल है, इन सभी के अंदर क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है, ये तापमान के क्या होता है, बिल्कुल समानुपाती होता है। तो यहाँ पे तो अपन ये कहेंगे कि चालकों के अंदर जो प्रतिरोध होता है, तापमान के बिल्कुल क्या होता है, समानुपाती होता है, और बिल्कुल रेगुलर होता है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे हम अर्धचालक, किसकी बात करते हैं, अर्धचालक की बात करते हैं दोस्तों। और ये अर्धचालकों में जो प्रतिरोध होता है ना, वो ताप के क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है। यानी कि यहाँ पे ताप अगर कम होता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, अगर यहाँ पे अपन बात करेंगे, यहाँ ताप अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज है, लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे अपवाद कौन है, तो एक होता है यूरेका, क्या होता है, यूरेका, और एक होता है यहाँ पे मैग्नीन। इन दोनों अपवाद के रूप में, ये है तो चालक, लेकिन ये अपवाद है। क्या है ये, अपवाद है। और यूरेका और मैग्नीन का जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध होता है, तो ये ताप पर क्या रहेगा, ये ताप को चाहे तो बढ़ाओ और चाहे घटाओ, इस प्रतिरोध पर नो चेंज होता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ताप पर इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, नियत होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ यूरेका और मैग्नीन है, निकल है, नाइक्रोम है, प्लेटिनम, मैग्नीन है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। यहाँ पे निकल हो गया, नाइक्रोम हो गया और प्लेटिनम हो गया। तो यहाँ पे ये दो चालक होते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर देखिएगा ध्यान से, कि प्रतिरोधक किसका उदाहरण होता है। दोस्तों प्रतिरोधक किसका उदाहरण होता है, तो बात करते हैं प्रतिरोध। तो यहाँ पे प्रतिरोध, तो प्रतिरोधक क्या है, तो अपन कहेंगे प्रतिरोधक जो होता है, ये धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्या कहेंगे कि धारा के मार्ग में बाधा।
तो ये धारा के मार्ग में बाधा डालता है, ठीक है। इसका प्रतीक होता है आर, इसका मात्रक क्या होता है तो अपन कहते हैं ओम। तो यहां पे पहले लिखेंगे मात्रक, क्या लिखेंगे तो अपन कहेंगे मात्रक, और ये मात्रक जो होता है वो क्या होता है तो अपन कहेंगे ओम। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा रेटिंग, और रेटिंग क्या होती है तो ध्यान रखना, इसकी जो रेटिंग होती है प्रतिरोधक की जो रेटिंग होती है वो प्रतिरोधक की रेटिंग क्या होती है तो रेटिंग होती है कि वाट, क्या होती है इसकी वाट होती है। यहाँ पे बात करते हैं मापक यंत्र, मापक यंत्र, और मापक यंत्र किससे मापते हैं तो अपन कहेंगे कि ओम मीटर से मापते हैं, ओम मीटर से माप लेते हैं। इसे मल्टी मीटर से भी माप लिया जाता है, इसे मेघर से भी माप लिया जाता है, तो कई सारे होते हैं तो उनसे मापा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो प्रतिरोध होता है, ये एक प्रकार की कौन सी युक्ति होती है तो अपन कहते हैं कि ये पैसिव युक्ति होती है। कौन सी युक्ति पैसिव, यानी कि अपन कहते हैं ये निष्क्रिय, निष्क्रिय होती है, तो निष्क्रिय युक्ति होती है। यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों दिशाओं में कार्य करती है, अर्थात ये दो दिशीय युक्ति, दो दिशीय, तो दो दिशीय युक्ति होती है, ये चीज ध्यान रखना। तो प्रतिरोध ये चीजें हैं। तो अब प्रतिरोध के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हो तो देखिएगा। प्रतिरोध किसका उदाहरण है तो द्विपार्श्विक घटक होता है, सक्रिय घटक, सक्रिय घटक तो होता ही नहीं है। यहाँ निष्क्रिय घटक होता है, बिल्कुल निष्क्रिय घटक हमने लिख रखा है। द्विपार्श्विक का मतलब होता है कि दोनों दिशाओं में कार्य करने वाला, तो भैया ए भी है और यहाँ सी भी है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है तो 8 नंबर को ध्यान से समझते जाइए मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे ये डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है, डीसी मशीन की जो चाल होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है तो अपन कहते हैं डीसी मशीन की जो चाल होती है वो मेरे दोस्तों किसके द्वारा मापी जाती है तो डीसी मशीन की जो चाल होती है वो होती है आरपीएम, और आरपीएम में जो होता है उसको माप लेते हैं हम टैकोमीटर से। किससे माप लेते हैं टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा तो दोस्तों क्या मापा जाता है तो अपन कहते हैं वोल्टेज को मापा जाता है, और किस क्रम में होता है तो अपन कहते हैं ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर से क्या मापा जाता है तो अपन कहते हैं ए मीटर से धारा मापी जाती है, और ये किस क्रम में जोड़ा जाता है तो फेज तार के श्रेणी क्रम में मापा जाता है। इसका जो प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है, और इसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। टैकोमीटर, टैकोमीटर ये हो ही गया, तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा ये। और मल्टीमीटर क्या करता है, मल्टीमीटर भाई धारा भी मापता है, यहाँ वोल्टेज भी मापता है और प्रतिरोध भी मापता है, तो इसे हम क्या कहते हैं एवोमीटर भी कहते हैं, और इसे हम बहुमापी भी कहते हैं। तो ये सारा काम करता है, और सबसे ज्यादा जो यूज आने वाला है, सबसे ज्यादा टेक्नीशियनों के पास मिलेगा तो मल्टीमीटर देखने को मिलता है। तो ये टैकोमीटर होता है, तो यहाँ पे रेवोल्यूशन प्रति मिनट के अंदर यहाँ चक्कर की संख्या आसानी से माप लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न कौन सा होता है और अगला प्रश्न आता है 9 नंबर, और यहाँ पे 9 नंबर का खात्मा करने के लिए अपन तैयार है सभी। तो आइए 9 नंबर क्या कहना चाह रहा है तो भाई तू भी बोल दे, तेरा भी दिल जो है गदगद हो जाएगा। तो यहाँ पे डीसी शंट मोटर की पोलैरिटी विपरीत की जाने पर क्या होता है। दोस्तों ये कह रहा है डीसी मोटर की पोलैरिटी विपरीत कर रहे हैं, यानी ध्रुवता हम चेंज कर रहे हैं, और चेंज कर रहे हैं तो मेरे दोस्त क्या होगा, यहाँ आरंभ नहीं होगी, समान दिशा में चलेगी, व्यतिक्रम दिशा में चलेगी, समान दिशा में चलती है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ अपन कह रहे हैं कि ये हमारी शंट मोटर है, ये हमारी शंट मोटर होती है दोस्तों, और ये शंट मोटर है इस तरह। तो डीसी शंट मोटर की पोलैरिटी विपरीत की जाने पर क्या होगा तो अपन कहते हैं कि मेरे दोस्तों यहाँ पे पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवता, और ध्रुवता का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे इसको अगर मैं इस तरह समझाऊं आपको तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एन और एस। तो यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि मोटर की दिशा कुछ ना कुछ अलग होगी, क्योंकि यहाँ आपका बायां हाथ है वो यही तो कहता है फ्लेमिंग का बायां हाथ कि चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो आपका आर्मेचर ऊपर जाएगा। अगर मैं यो बदल दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इस दिशा में कर दूं यो, तो यहाँ पे एन और इधर सॉरी इधर तो एस कर दूं और इधर क्या कर दूं एन, तो यहाँ पे इस दिशा में होगा ना,
तो यहाँ पे होगा, तो सीधी सी बात है योग। तो यहाँ पे बोलो चालक नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, आर्मेचर उल्टा घूमेगा, तो उल्टा घूमेगा तो ध्रुवता चेंज करने पर क्या हो जाएगा, चालक की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो आरंभ नहीं होगी, समान दिशा में चलेगी, व्यतक्रम दिशा में चलेगी, अपन कहेंगे विपरीत दिशा में चलती है। यहाँ पे ध्यान रखना कि या तो आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग, दोनों में से एक वाइंडिंग के टर्मिनल बदलने पर दिशा बदल जाती है। गलती से आपने दोनों के टर्मिनल बदल दिए या फिर आपने सप्लाई सिरे बदल दिए तो मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी जैसे पहले चलती रह रही है। तो यहाँ पे दिशा चेंज नहीं होगी सप्लाई सिरे चेंज करने पर, यह चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न आता है 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 10 नंबर का भी खात्मा कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आइए समझते हैं। सोलर सेल मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों। सोलर सेल होता है ये सोलर सेल होता है। सोलर सेल जो कौन सा है, तो यहाँ पे एक प्रकार का ये फोटो डायोड, फोटो चालकी होता है, फोटो डायोड होता है, एलईडी होता है। दोस्तों एलईडी क्या है, तो अपन कहते हैं एलईडी एक प्रकार का यहाँ पे डायोड है और ये प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। क्या करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है। एक होता है फोटो डायोड और यहाँ पे ये फोटो डायोड इस प्रकार से होता है और ये क्या करता है, ये किरणें अंदर की ओर लेता है फोटो डायोड। यहाँ पे फोटो चालकी होता है, नॉन होता है। तो सोलर सेल होता है ना, सोलर सेल होता है तो मेरे दोस्तों ये सोलर सेल करता क्या है, तो अपन कहते हैं कि ये सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल है तो दोस्तों ध्यान रखना। और एक होता है सोलर कलेक्टर, सोलर कलेक्टर। और सोलर कलेक्टर क्या करता है, सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में, किसमें, तापीय ऊर्जा में बदलता है। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सोलर सेल आ जाए तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन सोलर कलेक्टर आ जाए तो यहाँ पे सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा के अंदर अपन क्या करते हैं, बदलते हैं। जो आपका सोलर कलेक्टर होता है, ये सोलर सेल होता है, ये प्रत्येक सोलर सेल 0.5 वोल्टेज का उत्पादन किया जाता है। तो ये एक प्रकार का फोटो चालकीय सेल होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, क्या आता है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। दोस्तों आप नो टेंशन रहिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा डर था लेकिन धीरे धीरे आपका डर निकल चुका है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और यहां पे अब एक और तांडव मचाने के लिए एक और महा मैराथन आ रही है दोस्तों, उसके लिए तैयार हो जाइए 22 तारीख को। जी हाँ मेरे दोस्तों, 22 तारीख को सुबह 6 बजे यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मैराथन आने वाला है। और उसके अंदर ये चीज ध्यान रखिएगा, हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूरे के पूरे 50% से कम तैयारी नहीं होगी और पूरा का पूरा उसके अंदर एक एक पॉइंट को समझाया गया है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आप 22 तारीख प्रातः 6 बजे तैयार रहिएगा। बहुत बड़ा मैराथन है, उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन का संपूर्ण निचोड़ पूरा व्याख्या सहित एक एक प्रश्न दिया गया है। और मैं वादा करता हूं, सीना ठोक के कहता हूं कि आपको एक एक पॉइंट आपके दिमाग में नहीं बिठा दे तो आप कहिएगा कि सर ने पढ़ाया था समझ में नहीं आया, एक एक। और यहाँ पे जो नोट्स दिए गए थे, उस नोट्स में जो अंडरलाइन की थी ना आपने, उस अंडरलाइन को पूरा एक एक पॉइंटों के द्वारा मैंने ले लिया है। तो अब आपको नोट्स पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस ये आप मैराथन देख लीजिए, 2-3 बार आप आराम से देख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों मेरा एक वादा है कि आप उस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बना रहा हूं ये। अभी तक ये पता नहीं है कितनी बड़े, कितने घंटे की है, कितने घंटे की नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मैराथन है और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन अपने जितने भी यार दोस्त है, जितने भी रिलेटिव है, उन सबको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो इतना सा हक तो जरूर बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो 22 तारीख प्रातः 6 बजे तैयार रहिएगा मेरा दोस्त। एम्पियर घंटा खालिस्तान मात्रक है। अरे एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो यहां पे अपन बात करते हैं मेरे लाला, यहां पे
जैसे बैटरी होता है, अरे बैटरी को किस में मापा जाता है, तो अपन यही तो कहते हैं एम्पियर हावर के अंदर मापा जाता है। अरे तो एम्पियर हावर ही तो क्या है, तो यहाँ पे ये है, तो बैटरी के अंदर मापा जाता है। और बैटरी की जो क्षमता होती है, बैटरी की क्षमता को मापा जाता है, कैपेसिटी को मापा जाता है किसमें, इसमें। अरे पावर से क्या मापा जाता है, तो पावर से तो अपन शक्ति को माप लिया जाता है, यानी वाट। किसमें मापा जाता है, वाट में। ऊर्जा होती है तो ये ऊर्जा तो kWh के अंदर मापा जाता है। तो यहाँ पे सेल की कैपेसिटी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सेल और बैटरी मेरे दोस्तों एक ही होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले मेरे दोस्तों, यहाँ पे किस आपसे क्वेश्चन पूछ ले सेल और बैटरी किस सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखना वैद्युतिक वैद्युतिक अपघटन अपघटन वैद्युतिक अपघटन वैद्युतिक अपघटन सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पे बैटरी, ये सेल का सिंबल जो होता है वो ये होता है, ये प्लस ये माइनस। और बैटरी क्या है, तो सेलों का समूह बैटरी कहलाती है। एक सेल, दो सेल, तीन सेल यहाँ पे इस तरह जोड़ दिया तो ये क्या बन गई, बैटरी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या हो गया, ये ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट। अगला प्रश्न लेते हैं, और ये अपना अगला प्रश्न आ चुका है, 12 नंबर प्रश्न है। और 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आइए 12 नंबर प्रश्न का भी अपन सूपड़ा साफ कर देते हैं। और ये क्या कह रहा है, आइए, ये कह रहा है कि अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ खालिस्तान कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे एक एक पढ़ लेते हैं कि एक होता है जैसे कि बंद परिपथ, क्या होता है, बंद परिपथ होता है। और ये बंद परिपथ क्या होता है, तो मैंने कहा कि एक लट्टू है और लट्टू को हमने सप्लाई दिया, और भैया ये चलेगा यानी जलेगा, और ये जल रहा है, इसका मतलब इसमें धारा आ रही है। तो बोलो इसमें धारा आ रही है, तो ये धारा का आ रही है, तो चारों तरफ से ये बंद है तभी तो धारा आ रही है ना। तो यहाँ पे ये सही परिपथ होता है। दूसरा होता है यहाँ पे अपन कहते हैं खुला परिपथ। कौन सा होता है, तो अपन ने कहा कि भैया खुला परिपथ। अरे मैंने कहा कि जैसे ये बीच में से टूट गया तो अब ये जलेगा क्या, मुझे ये बता दो। नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि भाई ये टूटा पड़ा है, तो इसके अंदर बताओ धारा कितनी गुजरेगी। अरे टूटा पड़ा है तो कहां से धारा जाएगी रे, अरे जाएगी तो इसका मतलब 0 एम्पियर होगी ना। 0 एम्पियर है तो इसका जस्ट उल्टा कौन है, प्रतिरोध। तो बोलो यहाँ पे प्रतिरोध कितना होगा रे, अरे अनंत होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे ये दोषित परिपथ हुआ कि नहीं हुआ। अरे ओपन सर्किट को ही तो, खुला परिपथ को ओपन सर्किट कहते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना विवृत परिपथ कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट होता है एक लघु परिपथ। कौन सा परिपथ होता है, लघु परिपथ, जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कहा कि प्लस जो होता है यानी फेज तार न्यूट्रल के स्पर्श हो जाए या किसी अर्थ के स्पर्श हो जाए तो धारा का मान इसमें क्या हो जाएगा साहब, धारा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी यानी अनंत, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। तो ये घटना इसमें होती है और ये घटना इसमें होती है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट परिपथ हो गया। एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं क्षरण परिपथ या लीकेज सर्किट यानी लीकेज परिपथ होता है। और लीकेज परिपथ में क्या होता है कि फेज तार किसी बॉडी की या फेज तार किसी दीवार के टच हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, तो वो लीकेज परिपथ या क्षरण परिपथ कहलाता है। तो दोस्तों ये भी दोषित है, ये भी दोषित है और ये भी दोषित परिपथ होता है। यहाँ पे जो सही परिपथ है वो आपका ये होता है। अब यहाँ पे खुला परिपथ है, ये हो गया। और यहाँ से इस लघु परिपथ यानी दोषित धारा की सुरक्षा के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे फ्यूज या फिर एमसीबी का प्रयोग करते हैं। और इस दोष से बचने के लिए अपन ELCB या फिर अपन बात करते हैं ELCB या RCCB या फिर अपन अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस चीजों को प्रयोग करते हैं लीकेज धारा से बचने के लिए, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट धारा की सुरक्षा के लिए अपन फ्यूज या एमसीबी का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला। तो भैया अनंत प्रतिरोध, तो ये खुला परिपथ ठोक दो, खुला परिपथ होता है ये। तो शॉर्ट, खुला, ग्राउंड, ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे विवरण कर दिया है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर। और 13 नंबर क्या कह रहा है, तो 13 नंबर को भी अपन सुपड़ा साफ कर देते हैं। एक बीओटी खालिस्तान के तुल्य होती है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि एक केडब्ल्यू एच जो होता है वो एक बीओटी होता है। यहाँ पे बीओटी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है, तो अपन कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड
ट्रेड ट्रेड यूनिट, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। यहाँ पे एक KWH होता है, तो भैया ये किसके क्या बराबर होता है, तो अपन कहते हैं एक KWH बराबर होता है, जैसे कि एक KWH बराबर होता है यहाँ पे 1000 वाट आवर कह सकते हैं। और इसमें अपन ये भी तो कह सकते हैं कि एक KWH बराबर 3600 क्योंकि ये 3600 हो गया किलोवाट कह सकते हो, और एक KWH बराबर इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब किलो को तोड़ो, इसमें 3 जीरो 5 जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 जीरो को अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो वाट हावर हो जाएगा यहाँ पे किलोवाट, सॉरी ये किलोवाट सेकंड हो जाएगा, इसमें किलोवाट हावर हो जाएगा। किलोवाट हावर क्यों होगा, सेकंड ही तो होगा, सेकंड में तोड़ लिया ना। तो यहाँ पे अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक KWH बराबर 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड, वाट सेकंड लिख दीजिए, या फिर आप जूल लिख सकते हो। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ घंटे में दे रखा है, तो घंटे वाला ले लीजिए, तो यहाँ पे 1000 वाट आवर, तो ये शुरू में ही मैच खा गया अपने, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ घंटे में दे रखा था, तो यहाँ एक KWH बराबर 1000 वाट आवर होता है, और यहाँ मैंने पहले लिख दिया, तो एक KWH बराबर होता है एक BOT होता है, तो एक BOT बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वाट घंटे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 746 वाट घंटे और एक 746 वाट घंटे, ये अच्छा 64 वाट घंटे हैं, तो यहाँ पे तरीके से पढ़ करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट अपन चलते हैं, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 14 नंबर, और 14 नंबर क्या है कि वैद्युतिक ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा खपत मापने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की खपत माप रहा है, वोल्ट मापी होता है, वोल्ट मापी, धारा मापी होता है, वोल्ट मापी, धारा मापी, स्टॉपवॉच होता है, और यहाँ पे वाट मीटर तथा स्टॉपवॉच होता है, और एनर्जी मीटर होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है, ना कि शक्ति, ध्यान रखना। तो विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी मीटर यानी कि ऊर्जा मापी का अपन प्रयोग करते हैं, और इसको किस में मापा जाता है, तो KWH में मापा जाता है। और ये जो होती है, ये एक प्रकार का कौन सा यंत्र होता है, तो अपन कहेंगे यहाँ पे ये एकीकृत प्रकार का होता है। यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग यंत्र होता है, समाकलन प्रकार का, कौन सा, तो यहाँ बात करते हैं समाकलन। तो यहाँ समाकलन प्रकार का एक क्या होता है, ये यंत्र होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को आसानी से माप लेता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। अगला यहाँ पे, और 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और भैया 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, आइए देखते हैं इसको भी। 15 नंबर को, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर से खालिस्तान के लिए उपयोग की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर से खालिस्तान के लिए प्रयोग की जाती है। सबसे पहले तो ये समझिएगा डैम्पर वाइंडिंग होती क्या है। तो डैम्पर जो वाइंडिंग होती है, तो यहाँ अपन कहते हैं भैया डैम्पर वाइंडिंग होती है, ये मोटे तांबे तार की शॉर्ट सर्किट होती है। मोटे तांबे तार की क्या होती है, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होती है। इसका उपयोग जो होता है, ये कहाँ स्थापित करते हैं, तो अपन कहते हैं कि ये रोटर के पोल पर इसको स्थापित किया जाता है। दूसरी चीज, इसको हम सप्लाई नहीं देते हैं, यानी कि बात करते हैं सप्लाई नहीं देते हैं। ये किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ध्यान रखना, ये लेंज सिद्धांत पर कार्य करती है, लेंज सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है हंटिंग दोष को दूर करना। क्या, यानी कि जो डैम्पर वाइंडिंग होती है, तो यह हंटिंग दोष होता है, हंटिंग दोष, जिसे फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं। फेज स्विंगिंग दोष को दूर करना। तो यहाँ पे तो ये कार्य
हो गया। ठीक है, तो ये मोटे तांबे तार की होती है, रोटर के पोल पर स्थापित करते हैं, सप्लाई बिल्कुल नहीं देते हैं, और यहाँ लेंस सिद्धांत पर ये कार्य करती है। और कार्य का यहाँ हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग कहते हैं। डैम्पर वाइंडिंग को और क्या कहते हैं? डैम्पर वाइंडिंग को ध्यान रखिएगा, अवमंदक वाइंडिंग कहते हैं। अवमंदक वाइंडिंग कहते हैं, अवमंदक वाइंडिंग कहते हैं। इसे एमोर्टिसायर वाइंडिंग कहते हैं, इसे स्पीड वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब क्या है, वक्त वो हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी तकाजा बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है, आइए चर्चा करते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा सा, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, हाँ जी, बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे मानव के अंदर गुजरने वाली धारा की बात कीजिए, तो यहाँ अपन कहते हैं कि 20 मिली एम्पियर तक क्या कर सकता है, वो महसूस कर सकता है। क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्तों सीधा अपन 40 मिली एम्पियर, और 40 मिली एम्पियर पर क्या लगता है? तेज झटका लगता है, तेज झटका लगता है। यहाँ पे तेज झटका लगता है, इसके अलावा यहाँ पे अंदर मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, कट का निशान लग सकता है, घाव पड़ सकता है, ऐठन आ सकती है। ये सारा किसमें होता है? तेज झटके के अंदर होता है, यानी 40 मिली एम्पियर के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 60 मिली एम्पियर, और 60 मिली एम्पियर पर क्या हो जाती है दोस्तों? यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होना। और यहाँ पे 100 मिली एम्पियर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे बॉडी के अंग जो होते हैं वो जलना प्रारंभ हो जाते हैं। जबकि यहाँ 20 एम्पियर से कम के लिए बात करते हैं, 20 एम्पियर से कम के लिए बात करते हैं, तो वो लगभग सुरक्षित रहती है। तो बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? 1 मिली एम्पियर पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और 15 मिली एम्पियर तो आराम सहन कर सकता है। 100 पे तो मामला गड़बड़ है, 5 मिली एम्पियर तो पता ही नहीं क्या होगा। तो यहाँ अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ पे 15 मिली एम्पियर आराम से मानव अधिकतम सहन कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे क्या आता है? 17 नंबर। और 17 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे खतरनाक चेतावनी के लिए कहा गया है, तो अपन को सबको पता है कि इस प्रकार से होता है, और ये जो होता है ये चेतावनी होता है, चेतावनी। ये चेतावनी के लिए है, तो इसके अंदर जैसे कि इस भाई साहब को कौन नहीं जानता, इसको तो हम भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर होती है, और इस भाई साहब का जो रंग होता है, तो बॉर्डर और चिन्ह का रंग होता है वो कैसा होता है? तो अपन कहते हैं काला होता है। यहाँ पे जो भूभाग होता है, बैकग्राउंड होता है, तो ये बैकग्राउंड का जो रंग होता है ये कैसा होता है? तो अपन कहते हैं पीला होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो चिन्ह जहां होता है, ये जो चिन्ह होता है वो कौन से नियम के तहत होता है? ध्यान रखना, अपन कहेंगे उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज उपकरण, उच्च वोल्टेज उपकरण पर जो खतरे का जो निशान होता है ना, वो कौन से नियम होता है? तो नियम नंबर 35। तो यहाँ पे कहेंगे कि नियम 35 के अकॉर्डिंग ये होता है। तो ये 35 के अकॉर्डिंग ये जो होता है पोल पर विद्युत वो ट्रांसफॉर्मर होता है, कई जगह आपने देखा होगा, तो 35 के अकॉर्डिंग होता है, ये त्रिकोण में होता है। दोस्तों यहाँ पे आपसे गोलाकार की बात करें, तो दोस्तों गोलाकार कौन कौन से होते हैं? तो गोलाकार 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे अपन बात करते हैं। एक होता है निषेधात्मक, निषेधात्मक, ये निषेधात्मक होता है, और एक होता है दोस्तों अनिवार्य, अनिवार्य होता है, अनिवार्य, अनिवार्य होता है। तो निषेधात्मक होता है और एक होता है अनिवार्य। ये दोनों के आकार जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। त्रिकोण हो गया। आयताकार की बात करते हैं दोस्तों, आयताकार होता है यहाँ पे सूचनात्मक। कैसा होता है? सूचनात्मक होता है। तो ये सूचनात्मक होता है, इस प्रकार से होता है, इसके अंदर ये चिन्ह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो चिन्ह होता है, चिन्ह और यहाँ पे ये होता है, तो ये सफेद रंग के होते हैं, ये सफेद रंग होता है, और भूभाग होता है इसका हरा होता है। यहाँ अनिवार्य की बात करते हैं, तो अनिवार्य के अंदर
बैकग्राउंड जो होता है ये तो नीला होता है, और यहाँ पे जो चिन्ह बना होता है जैसे ग्लव्स का चिन्ह बना देते हैं, तो यहाँ पे ये होता है, कौन सा होता है, तो ये सफेद होता है। कौन सा होता है, सफेद होता है। जबकि निषेधात्मक के अंदर बात करते हैं, निषेधात्मक के अंदर क्या होता है, जैसे कि भाई साहब क्या पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो ये क्रॉस होता है, तो यहाँ पे ये क्रॉस पट्टी और ये बॉर्डर जो होती है ये तो लाल रंग की होती है, और यहाँ पे जो चिन्ह होता है ये काला होता है, और यहाँ पे जो भूभाग होता है ये सफेद होता है, सफेद होता है। तो ये सारा का सारा डिटेल अपन ने दोस्तों पढ़ लिया है। अब यहाँ पे चेतावनी खतरनाक तो अपन कहेंगे भैया ये त्रिकोण के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न है 18 नंबर, और 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 नंबर को अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, और 18 नंबर को अपन समझते हैं। तो 66 केवी प्रेषण लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एक डिस्क होता है तो ये एक डिस्क लगभग 11 केवी को सहन करता है। कितने को करता है, एक डिस्क जो होता है ये 11 केवी को सहन करता है। अब यहाँ पे बात आती है जो बड़ी पारेषण लाइन होती है, जो अपन कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो इंसुलेशन प्रयोग करते इंसुलेटर प्रयोग करते हैं, तो वो आपके होते हैं सस्पेंशन कह दो या डिस्क कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों इस प्रकार से अनेक सारे डिस्क को श्रेणी क्रम में जोड़कर अपन प्रयोग करते हैं। अब वो पूछ रहा है कि 66 केवी के अंदर, तो मेरे दोस्तों 66 केवी के अंदर लगभग क्या है, अपन कितनी प्रयोग करते हैं, तो 66 केवी के अंदर अपन क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पे 66 केवी के अंदर 4 डिस्क प्रयोग करते हैं। कितनी करते हैं 66 के अंदर, यहाँ पे अपन बात करेंगे 4 डिस्क अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे ये, तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि एलडीसी का पूरा नाम क्या है। तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एलडीसी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड सेंटर नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो सीधा सीधा है इसमें, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे अगला आता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, जैसे कि ये लोहे का पाइप है, ये क्या है, लोहा, ये लोहा है, और लोहे को पाइप को इसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। तो ये परत जो होती है, तो ध्यान रखना ये परत है, और ये परत किसकी चढ़ाई जाती है, तो ये परत चढ़ाई जाती है जस्ते की। तो ये जस्ता होता है, और जस्ते की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। तो परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो अपन कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। इसे अपन क्या कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं। इसे गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। इसे सेराडीकरण भी कहते हैं, सेराडीकरण भी कहते हैं, सेराडीकरण भी कहते हैं। यहाँ पे यस्दी लेपन भी कहते हैं, यस्दी लेपन भी कहते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे ये लोहा नहीं और लोहे की जगह क्या है, तो अपन कहते हैं तांबा। और तांबे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखना, तांबे को जंग से बचाने के लिए यहाँ पे हम टिन की परत चढ़ाते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाते हैं, और यहाँ पे तांबे को जंग से बचाने के लिए टिन की परत चढ़ाई जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो लोहे पर तो अपन सीधा सीधा ठोक देंगे कि यहाँ पे किसकी परत चढ़ाएंगे, तो ये C4 यहाँ पे जस्ता हो जाता है। अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिएगा, वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देते। दोस्तों यहाँ पे चालक की बात करते हैं, तो चालक क्या है, तो चालक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन क्या है, फटाफट निकाल देता है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। यहाँ बात करते हैं अचालक, तो अचालक क्या करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होता इसमें, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। और यहाँ पे बात करते हैं अर्धचालक, अर्धचालक के अंदर इन दोनों के गुण पाए जाते हैं इसके अंदर, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वे पदार्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देते, तो वो आपके अर्धचालक होता है, चालक होता है, कुचालक होता है। कुचालक का मतलब क्या होता है, ये अचालक होता है। क्या होता है,
अचालक होता है। सेमीकंडक्टर ही तो आपका कौन सा होता है, अर्धचालक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 22 नंबर, और 22 नंबर क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 22 नंबर को कि कूलाम किसकी इकाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि एक पॉइंट होता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो अपन कहते हैं भाई साहब कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पे दूसरा मात्रक क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि क्यू बराबर, इसको IT भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एम्पियर, क्या कहते हैं, एम्पियर, और सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड भी होता है। तो एक कूलाम बराबर क्या होता है, एक एम्पियर सेकंड भी होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे धारा, धारा का जो मात्रक होता है वो तो क्या होता है, तो अपन कहते हैं एम्पियर होता है। आवेश, आवेश जो मात्रक है, आवेश, आवेश का ही तो मात्रक कूलाम है। विद्युत मात्रा, और ये विद्युत मात्रा ही तो अपन क्या कहेंगे, विद्युत मात्रा जो होती है यही आवेश है। तो विद्युत मात्रा का मात्रक भी क्या होता है, कूलाम होता है। तो बी और सी, बी और सी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। क्योंकि विद्युत की मात्रा जो होती है वो क्यू है, और क्यू बराबर IT, तो यही तो होता है सारा का सारा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो दोस्तों इसको समझिएगा अगले प्रश्न को ध्यान से। फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में चौक का कार्य क्या होता है, कनेक्शन देख लीजिए इसका। ये तो होती है ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब है, इसके 2 पॉइंट है, इधर भी 2 पॉइंट है, अंदर फिलामेंट लग रहा है, और ये फिलामेंट यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, और ये स्टार्टर होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये स्टार्टर होता है, और स्टार्टर ऐसे लगाया जाता है, और यहाँ पे होता है चौक, और ये चौक के भी 2 पॉइंट होते हैं, और ये फेज तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ स्टार्टर का काम होता है, यहाँ स्टार्टर, स्टार्टर। तो कमेंट कर में आप जरूर बताइएगा कि इसके अंदर गैस, इसके अंदर गैस कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ इसके अंदर गैस कौन सी होती है ये तो मैं बता देता हूँ, मरकरी, मरकरी प्लस आर्गन, मरकरी प्लस आर्गन गैस इसके अंदर भरते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टार्टर के अंदर कौन सी गैस भरते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, ये चौक होता है। चौक का पहला काम होता है प्रारंभिक वोल्टेज को क्या करना, अति उच्च करना होता है। दूसरा कार्य होता है धारा के मान को सीमित करना होता है। स्टार्टिंग सर्ज बढ़ाता है, स्टार्टिंग करंट कम करता है, और फ्लिकरिंग कम करता है। आर्क का शुरुआत करता है, तो अपन कहेंगे स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कम करता है, जिससे वोल्टेज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं 24 नंबर। तो यहाँ पे लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखाता है। दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि लेड एसिड बैटरी है, और लेड एसिड बैटरी है तो उसको अपन किससे माप रहे हैं, हाइड्रोमीटर से। क्या माप रहे हैं, हाइड्रो। तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर से अगर माप रहे हैं तो यहाँ पे क्या मापते हैं, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। और यहाँ पे अपन कहते हैं कि फुल चार्ज, फुल चार्ज, फुल चार्ज, एक होता है अर्ध चार्ज। तो यहाँ पे अर्ध चार्ज, और एक होता है यहाँ पे डिस चार्ज। तो यहाँ पे जो फुल चार्ज होता है, फुल चार्ज में कितना आता है, तो अपन कहते हैं 1250 से लेकर के 1228 तक होता है। यहाँ पे बात करते हैं 1200 से लेकर के 1250 तक होता है, और यहाँ पे बात करते हैं कि 1180 से लेकर के 1200 तक होता है। तो दोस्तों ये चीज देख लीजिए, ये फुल चार्ज होता है, ये अर्ध चार्ज होता है, और ये डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे 1250 से लेकर 1280 तक होता है, अर्ध के अंदर 1200 से 1250 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज के अंदर अपन कहेंगे कि 1180 से 1200 तक होता है। और यहाँ पे पॉइंट दिखा रखा है 1.22 होता है, 1.22 का मतलब है ये इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे किस में कर दिया, ये आपका इस तरह था, ये किलो के अंदर चेंज कर देता है 1000 का भाग दे करके। तो यहाँ 1220, तो 1220 किस में आ रहा है, तो दोस्तों इसके अंदर ही तो आ रहा है, यहाँ इसी के तो अंदर आ रहा है। तो यहाँ कहते हैं अर्ध चार्ज जो होता है भैया, यहाँ पे जैसे अर्ध चार्ज यानी 50% होता है, और 50% हो रहा है, तो यहाँ 1.20, 1.20 ही तो है, ये 1 यानी 20 से ऊपर है, 1 यानी 1220 है, तो ये 50% और 50% से थोड़ा सा ऊपर अपन जाते हैं, तो यहाँ पे ये आपका 60
क्या आ जाएगा ये, क्योंकि तुरंत चार्ज नहीं है 40% नहीं, 40% तो नीचे आता ना, 40% तो नीचे 50% है ये तो, और ये डिस्चार्ज इसमें आता और पूर्ण चार्ज इसमें आता, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 25 नंबर, और 25 नंबर क्या कह रहा है, आइए 25 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्ट मीटर खालिस्तान का मापन करता है। दोस्तों शिखर मान होता है, और शिखर मान कितना होता है, तो शिखर मान अपन कहते हैं कि यहाँ पे शिखर मान जो होता है ये धारा का उच्चतम, या ये मान चाहे वो नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में हो, तो यही आपका क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। आरएमएस मान क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि आरएमएस जो मान होता है वो तापन प्रभाव पर होता है, तो ताप युग्म का जो उपयोग करते हुए वोल्ट मीटर खालिस्तान का मापन करता है वो आरएमएस मान होता है। यानी कि अपन कहते हैं एसी के अंदर, यानी अपन एसी देते हैं और एसी के जितने समय, एसी की धारा जितने समय तक गुजरती है उससे उत्पन्न ऊष्मा होती है, उतनी ही ऊष्मा अगर डीसी से प्राप्त हो जाए तो वो आरएमएस मान कहलाता है। तो यहाँ पे औसत मान क्या होता है, तो अपन कहते हैं भैया ये आधा चक्कर है, और आधे चक्कर में जो तात्कालिक मान होते हैं उसका औसत होता है, वही आपका औसत मान कहलाता है। शिखर से शिखर तक का मान होता है, यानी कि आगे अगर बढ़ाते हैं तो शिखर से शिखर तक का मान होता है। तो यहाँ पे शिखर मान हो गया, ये आपका आरएमएस मान हो गया, ये औसत मान हो गया। यहाँ पे बात करते हैं आरएमएस मान कितना होता है, तो 0.707 होता है ये, और किस पर आधारित होता है, तो अपन कहते हैं ये तापन प्रभाव पर होता है, तापन प्रभाव पर आधारित होता है। ये आपका औसत मान होता है, तो ये कितना होता है, 0.637 होता है ये, और ये किस पर होता है, तो अपन कहते हैं ये आवेश पर आधारित होता है, आवेश प्रभाव पर आधारित होता है। और ये जो मान होता है ये डीसी के मापक यंत्र दर्शाते हैं, तो ये होता है औसत मान जो होता है डीसी के मापक यंत्र, डीसी के मापक यंत्र होते हैं। और जबकि ये जो होता है अपन कहेंगे एसी के मापक, एसी के जो मापक यंत्र होते हैं वो आरएमएस मान दर्शाते हैं, और डीसी के जो मापक यंत्र होते हैं वो औसत मान दर्शाता है। तो पूरा लेखा जोखा अपन ने पढ़ लिया, तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा इसमें, आरएमएस मान, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न कौन सा आता है, तो देखिएगा अगला प्रश्न, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिएगा शैथिल्य हानि खालिस्तान पर निर्भर करेगी। तो शैथिल्य हानि होती क्या है, तो अपन कहते हैं शैथिल्य हानि ये लोह हानि का क्या होता है, एक प्रकार होता है। तो अपन कहते हैं जैसे लोह हानि, और लोह हानि में एक होती है आपकी एडी करंट, एडी करंट हानि होती है, तो दूसरी कौन सी होती है, ये शैथिल्य हानि होती है। तो यहाँ पे इसका अगर मैं निकालना चाहूँ तो WE बराबर होता है F का स्क्वायर, B मैक्सिमम का स्क्वायर, और T का स्क्वायर होता है इसका। जबकि यहाँ पे शैथिल्य का होता है WX, तो नीटा B मैक्सिमम 1.6 F का स्क्वायर, और यहाँ पे बात करते हैं V का स्क्वायर, सॉरी V तो होता है, ये स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, ये तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे पदार्थ का आयतन, तो पदार्थ का आयतन यानी वॉल्यूम आ गया, ठीक है। पदार्थ के वर्ग होता है, आवृत्ति होती है, इन सब, पदार्थ का आयतन भी हो गया, पदार्थ का वर्ग भी हो गया, ठीक है यहाँ पे ये, और आवृत्ति ये भी हो गया, इन सब, तो राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ये। तो डी ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, राइट होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 27 नंबर, और 27 नंबर क्या कह रहा है, 27 नंबर कहता है यहाँ पे यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियों में 72 चालक का उपयोग किया जाता है तो दिक् परिवर्तक खंडों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर बात करते हैं जैसे कि ये इस प्रकार से है, तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे हमारा ये कम्यूटेटर है ये, तो इसमें जितने कम्यूटेटर ये सेगमेंट्स होते हैं ना, इतनी ही इसके अंदर क्या होती है, कुंडलियां होती है यहाँ पे, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं कि कुंडली की संख्या बराबर सेगमेंट्स की संख्या होती है। तो यहाँ पे कुंडली की अगर 72 है तो सेगमेंट्स की संख्या भी कितनी होगी, 72 होता है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यहाँ पे सेगमेंट्स यानी खंड, क्योंकि इनको क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे जो सेगमेंट्स बने होते हैं किसके बने होते हैं, तो अपन कहेंगे कि कठोर कर्षित तांबा यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता
है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका हो गया 72। यहाँ पे लेते हैं 28 नंबर प्रश्न, और 28 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों, एक अल्टरनेटर जो 8 पोल 750 आरपीएम पर घूम रहा है, तो अल्टरनेटर में उत्पन्न वोल्टेज का पीरियोडिक टाइम का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे आवर्ती ज्ञात कीजिए, क्योंकि पीरियोडिक जो टाइम होता है वो आवर्ती के विलोम अनुपाती होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, एफ बराबर क्या होता है, पी एन अपोन में क्या होता है 120। पी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो यहाँ पे एन कितना है, तो एन है यहाँ पे 750, और यहाँ पे 120 अपन रख देते हैं। ये इससे गया, ठीक है, 4 दूनी 8 होता है, और 4 तिया 12 होता है, और 3 से ये जाएगा 2 बर, और 1 यहाँ 5 पर 25, और 25 दूना क्या होता है 50 होता है। तो यहाँ पे 25 हटा जाता है, तो यहाँ पीरियोडिक जो टाइम होता है 1/50 होता है। तो यहाँ पे भाग दे दीजिए, भाग नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, तो यहाँ पे अपन कहते हैं पॉइंट लगा देते हैं, और यहाँ 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे अब भी नहीं गया, यहाँ 0, तो यहाँ 0। अब बोलो कितनी बार गया, तो 2 सेकंड। तो यहाँ पे 2 सेकंड क्या आता है, पीरियोडिक टाइम आता है। तो 0.0, 0.02, 0.0, यहाँ तो अच्छा मिली के अंदर दे रखा है, कोई बात नहीं, मिली में दे रखा है, तो मिली में दे रखा है, तो सीधा क्या कर दो आप, इंटू कर दो। तो यहाँ पे ये इंटू 1000 से कर दीजिए, और ये 2 2 और ये हो गया। ठीक है, 2 संख्या छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया। तो अपन कहेंगे 20 मिली एम्पियर, सॉरी 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड होता है। तो 20 मिली सेकेंड राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या आता है, और अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर। और 29 नंबर क्या है, अल्टरनेटर की उत्तेजना धारा का दूसरा नाम क्या है। उत्तेजना का मतलब होता है कि जो जैसे कि फील्ड है, और ये फील्ड वाइंडिंग है, इसका काम है जैसे चुंबक क्षेत्र पैदा करना। तो मेरे दोस्तों फील्ड वाइंडिंग है, तो यहाँ पे इस फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में जो धारा जाएगी वो फील्ड धारा भी तो होती है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि भैया इसके अंदर दिया जैसे, तो ये फील्ड धारा होती है, क्या होती है, फील्ड धारा होती है। और फील्ड धारा को ही अपन उत्तेजना धारा कहते हैं, उत्तेजना, उत्तेजना धारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ प्रेरित वोल्टेज जो दोस्तों उत्पन्न होता है, प्रेरित वोल्टेज को क्या कहते हैं, उत्पन्न वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे फील्ड करंट, फील्ड करंट ही आपका क्या है, राइट ऑप्शन होगा। आर्मेचर करंट जो आर्मेचर में होगा, लोड बाहर धारा का मतलब होता है, यहाँ पे लोड करंट कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं 30 नंबर। अल्टरनेटर की आउटपुट क्षमता खालिस्तान में प्रदर्शित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेटर की जो आउटपुट क्षमता होती है, दोस्तों यहाँ पे प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर की जो होती है वो केवीए होती है। यहाँ पे ये अल्टरनेटर की भी होती है, अल्टरनेटर की। और यहाँ पे बात करते हैं, एक होता है आपके ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की भी केवीए होती है। और इसके अलावा बताइए केवीए किसकी होती है, तो अपन कहते हैं आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। तो ये इनकी क्या होती है, ये केवीए होती है। बीएचपी यानी ब्रेक हॉर्स पावर होता है, ये ब्रेक हॉर्स पावर होता है। केवीए किलोवाट, तो ये अपन बात करते हैं कि डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, एचपी होती है जो मोटर के अंदर होती है। अगला प्रश्न लीजिएगा दोस्तों, और अगला प्रश्न आता है 31 नंबर। और 31 नंबर क्या प्रश्न है, तो आइए देखते हैं 31 नंबर। तो यहाँ पे एक 6 पोल अल्टरनेटर रोटर द्वारा एक चक्कर पूरा करने में कितना साइकिल उत्पन्न करता है, कितने साइकिल उत्पन्न करता है, यानी चक्कर निकालने हैं भाई, साइकिल यानी चक्कर ही तो निकालने हैं, कितने साइकिल उत्पन्न करता है। तो 6 पोल, 6 पोल में रोटर द्वारा एक चक्कर पूरा करता है। अच्छा, 6 पोल अल्टरनेटर में रोटर द्वारा, 6 पोल अल्टरनेटर में रोटर द्वारा एक चक्कर पूरा करता है, तो कितने साइकिल उत्पन्न होंगे। अरे जब वो कह रहा है एक चक्कर पूरा करता है, तो एक चक्कर ही तो साइकिल है। 6 पोल अल्टरनेटर में रोटर द्वारा एक चक्कर पूरा करने में कितने साइकिल उत्पन्न होंगे, यानी चक्र। तो अपन कहते हैं कि F बराबर ये T होता है, और ये चक्र होता है, ये चक्र होता है यहाँ पे चक्र। तो ये,
तो यहाँ पे 6 पोल है, पी का कोई मतलब ही नहीं है। पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितने साइकिल, अरे साइकिल को ही तो हिंदी में चक्कर कहते हैं, एक चक्कर पूरा करने में। तो भैया वो एक चक्कर पूरा करने में 6 पोल की, तो 6 पोल उत्पन्न होगा, क्योंकि 6 पोल 3 होता है, तो 2 पोल होगा। तो क्यों यहाँ पे अगर बात करते हैं 1 पोल 2 पोल, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 चक्कर होता है, और यहाँ से यहाँ तक 3 चक्कर होता है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। अगला अगला होता है यहाँ पे 32 नंबर, और 32 नंबर क्या है, तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर की क्राउलिंग क्या होती है। तो भैया यहाँ पे ये क्राउलिंग को समझो, क्राउलिंग का मतलब होता है यहाँ पे रिंगण, तो यहाँ पे इसको रिंगण भी कहते हैं, रिंगण क्राउलिंग, तो रिंगण कहते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि मोटर अगर 100 आरपीएम पर चल रही है, तो इसकी 100% पर चल रही है, इसकी गति क्या हो जाए, 1/7 हो जाए, यानी कि पूर्ण लोड गति का कितना हो जाए, 1/7 हो जाती है, तो उसे ही हम क्राउलिंग कहते हैं। और ये जो क्राउलिंग होती है ना, ये क्राउलिंग जो होती है, क्राउलिंग, तो ये क्या होता है, हार्मोनिक्स के विषम गुणजों के कारण होती है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स हार्मोनिक्स के विषम विषम गुण गुणजों के कारण ये होती है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पे, उत्पन्न हार्मोनिक्स के कारण होती ही है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है, तो अपन कहते हैं अगला प्रश्न है, वायु सर्किट ब्रेकर में किस प्रकार की वायु का प्रयोग करते हैं। दोस्तों वायु सर्किट ब्रेकर होता है यानी कि एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर होता है। तो इसके अंदर ये 160 एम्पियर क्षमता तक होता है, और दूसरी चीज इसके अंदर लगभग 20 से 30 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर वायु का दबाव होता है। और यहाँ पे जो वायु होती है ये कौन सी होती है, तो अपन कहते हैं शुष्क हवा, शुष्क हवा होती है। तो नमी युक्त होती है, नमी मुक्त, तो नमी मुक्ति तो करेंगे, नमी युक्त थोड़ी करेंगे, नमी मुक्त करेंगे, यानी शुष्क हवा हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ 34 नंबर प्रश्न, और 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे केबल में विद्युत रोधक के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो भैया यहाँ पे केबल है, केबल के ऊपर क्या क्या चढ़ाते हैं, तो यहाँ पेपर चढ़ाते हैं, बिल्कुल 100% चढ़ाते हैं, रबर चढ़ाते हैं, ये भी चढ़ाते हैं, वार्निश होता है ये भी चढ़ाते हैं, लेदराइड होता है वो भी चढ़ाते हैं, यहाँ पे पीवीसी होता है वो भी चढ़ाते हैं। तो अनेक सारा पदार्थ होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या आता है कि केबल में बेंडिंग परत चढ़ाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ होता है जिसके अंदर धारा जाती है उसे हम कहते हैं कोर, क्या कहते हैं, इसे कोर कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक पदार्थ और चढ़ाया जाता है जिसे हम कहते हैं इंसुलेशन, क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं, यहाँ इंसुलेशन होता है। फिर इसके ऊपर एक और परत चढ़ाई जाती है जो आर्द्रता को दूर करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिथड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे सिथड़ कह देते हैं। और ये आर्द्रता यानी कि यहाँ तक नमी न पहुंचे इसके लिए यहाँ पे ये परत चढ़ाते हैं। और ये जो परत होती है ये किसकी बनाते हैं, तो अपन कहते हैं ये शीशे की होती है, शीशे की परत यानी शीशा होता है ये, इसके ऊपर कहते हैं शीशे को टूटने से बचने के लिए यहाँ पे एक और परत चढ़ाते हैं। और ये जो परत होती है मेरे दोस्तों, ये परत किसकी होती है, तो इसे कहते हैं मेरे दोस्तों ये है बेंडिंग परत। इसे क्या कहते हैं, तो ये बेंडिंग होती है, ये बेंडिंग होती है, ये कंपाउंड पदार्थ में टाट डबो करके बनाई जाती है। यहाँ पे फिर बात करते हैं कोई कुल्हाड़ी से कोई यांत्रिक चोट न दे, तो इसके लिए यहाँ पे ये परत होती है, जो ये स्टील के वायर होते हैं, जीआई के तार होते हैं, जिसे अपन कहते हैं आर्म रिंग, क्या कहते हैं, आर्म रिंग कहते हैं, तो आर्म रिंग कहते हैं। और यहाँ पे सबसे लास्ट की जो परत होती है इसे अपन कहते हैं सर्विंग, क्या कहते हैं, तो सर्विंग कहते हैं। और ये बाहरी जो वातावरण प्रभाव होता है उससे बचाने के लिए है, ये यांत्रिक चोट से बचाने के लिए होता है। और ये आपकी क्या है कि ये जो धातु परत होती है इसको बचाने के लिए होता है। और ये जो शिथिल परत होती है ये आर्द्रता यानी नमी को रोकने के लिए है, और ये करंट को रोकती है, और इसके अंदर आपके करंट का प्रवाह होता है। और ये एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के अंदर बनी होती है। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या, केबल में बेंडिंग परत चढ़ाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, पटसन यानी जूट का प्रयोग करते हैं, 100% करते हैं। हेसियन क्लॉथ एक रासायनिक पदार्थ होता है, यहाँ कपड़ा होता है, कपड़े को कंपाउंड पदार्थ में डबो करके तैयार किया जाता है, जैसे लेदराइड कपड़ा होता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे दोनों ही होते हैं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होता है।
अगला प्रश्न आ चुका है और ये 36 नंबर प्रश्न आ चुका है और 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए। चुंबक के असमान या असजातीय ध्रुवों के मध्य कौन सा बल लगता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आपका एन होता है और एक होता है एस। यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे एन एन लेते हैं तो यहाँ पे एन एन ले लिया तो यहाँ पे एन एन होता है तो भैया यहाँ पे बल लगता है आपका प्रतिकर्षण, यानी समान के मध्य कौन सा लगता है, तो बात करते हैं यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है, तो यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा। जबकि असमान होने पर यहाँ क्या होता है, एक तरफ लड़की है और एक तरफ लड़का है, तो असमान ही तो है, और लड़की लड़के में क्या होता है, कुछ कुछ होता है। अब जानते हो जानते हो जानते हो, अरे जानते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे तो यहाँ पे आकर्षण होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे आकर्षण होता है, और यहाँ लड़की लड़की है, लड़का लड़का है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो प्रतिकर्षण लड़ाई लड़ाई होगी, डिशम डिशम होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, असमान होने पर तो आकर्षण होता है, और यहाँ पे समान होने पर क्या पाया जाता है, यहाँ प्रतिकर्षण होता है। तो असमान कह रहा है तो प्रतिकर्षण बल पाया जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न होता है यहाँ पे 37 नंबर, और 37 नंबर क्या कह रहा है, आइए। एक मैक्सवेल समतुल्य होता है, एक मैक्सवेल हम कहते हैं भैया एक वेबर होता है, एक वेबर जो होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है यहाँ पे। और एक मैक्सवेल जो होता है, एक मैक्सवेल होता है वो 10 की पावर -8 वेबर होता है। यहाँ पे बात करते हैं कि एक मैक्सवेल जो होता है ना, वो एक लाइन के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो अब क्या पूछ रहा है कि एक मैक्सवेल, तो एक मैक्सवेल 10 की पावर -8 वेबर, 10 की पावर -8 वेबर, राइट ऑप्शन सीधा सीधा ठोक दो यहाँ पे बिना देखे। लेकिन थोड़ा सा ये भी नहीं बिना देखे, तो यहाँ पे 38 नंबर, और 38 नंबर क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 38 नंबर को। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव क्या होता है, तो किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो भैया कोई तार है, और तार है तो इसमें क्या गुजर रही है, धारा गुजर रही है, तो चारों ओर चुंबक प्रभाव तो होगा ही होगा। चुंबक होगा तो तार भी तो गर्म होगा, प्लस में क्या होता है, तो यहाँ अपन कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव भी होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय तथा ऊष्मीय दोनों ही होंगे, यहाँ पे केवल ऊष्मीय, रासायनिक तो होता ही नहीं है, और चुंबकीय। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो चुका है मेरे ख्याल से, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। 39 नंबर, और 39 नंबर में क्या है, चुंबक किस पदार्थ को आकर्षित नहीं करता है। चुंबक तो भैया लोहे को तो बहुत जल्दी करता है, निकल को भी करता है, फेराइड यानी तो लोहा ही तो होता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कॉपर को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता है, यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर करता है। लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, गिलोडिनियम होता है, इस्पात होता है, ठीक है, इनको अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या होता है, इंडक्टेंस यानी प्रेरकता, यानी इंडक्टेंस का संकेत होता है। दोस्तों ध्यान रखना, प्रेरक और प्रेरक यानी इंडक्टेंस का होता है, एल होता है हेनरी, हेनरी हेनरी का प्रतीक होता है, एच होता है। यहाँ पे बात करते हैं फेरड, फेरड का क्या होता है, एफ होता है। यहाँ पे ये गाउस होता है, एल होता है, एक्सएल यानी कि ओम होता है, एल यानी हेनरी होता है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस का संकेत होता है प्रेरकता, तो एल होता है, एल 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 यानी वेबर होता है। अरे एल यानी वेबर कैसे हो जाएगा, एल एल फॉर हेनरी तो होता है, तो एल एच फोर होता है हेनरी, तो यहाँ पे एल फॉर गाउस होता है, एक्सएल यानी महो होता है। तो प्रेरकता यानी इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी होता है, और हेनरी को तो अपन एस से दर्शाते हैं। अच्छा ये अब देखो संकेत तथा अच्छा अच्छा ये दोनों कह रहा है यार, मैं भूल गया, संकेत तथा मात्रक। तो भैया संकेत तो प्रेरकता का तो एल हो जाएगा, और मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी होता है। तो राइट ऑप्शन, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा ना। हाँ अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये 41 नंबर, और 41 नंबर क्या कह रहा है, 41 नंबर क्या कह रहा है कि एक सिंगल फेज मोटर में कौन सा कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, नंबर 1 आपको करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो राइट करेंगे अपन, पहली प्राथमिकता ये। अगर ये नहीं है तो अपन करेंगे पेपर कैपेसिटर, अपन करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पेपर और अपरक और नन। तो यहाँ पे पहली प्राथमिकता क्या करेंगे अपन, ए ऑप्शन करते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा,
और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, क्या आता है 42 नंबर, और 42 नंबर क्या कह रहा है कि फ्रिज में कौन सी मोटर होती है। दोस्तों ध्यान रखना, वो आपसे क्या पूछ ले, फ्रिज पूछ ले, वो आपसे फ्रिज, वो आपसे क्या पूछ ले, एसी पूछ ले, वो आपसे क्या पूछ ले, चक्की की मोटर, चक्की मोटर, चक्की मोटर, ठीक है, जिसे वेट ग्राइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट ग्राइंडर, वेट ग्राइंडर कहते हैं, ये पूछ ले। ठीक है, आपसे चक्की की मोटर पूछ ले, ये पूछ ले, आपसे वॉशिंग मशीन पूछ ले, वॉशिंग वॉशिंग मशीन पूछ ले, आपसे समरसीबल, समरसीबल पूछ ले। ये सारी चीज, अब ये सबके सबके अंदर एक ही मोटर होती है, और वो होती है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर हम प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, फ्रिज पूछ ले, एसी पूछ ले, चक्की की मोटर यानी वेट ग्राइंडर पूछ ले, वॉशिंग मशीन पूछ ले, समरसीबल पूछ ले, खराद मशीन पूछ ले, तो इन सभी के अंदर बोलो कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं, अपन ये करते हैं यूनिवर्सल जो मोटर होती है, ये आपके मिक्सी के अंदर होती है, ड्रिल मशीन होती है, सिलाई मशीन होती है, तो वहां पे यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं। यहाँ पे स्थायी कैपेसिटर होता है, तो स्थायी कैपेसिटर पंखा आपके छत पंखा जो होता है, छत पंखा होता है यहाँ, और ये अपन प्रयोग करते हैं, यानी कि मिक्सी के अंदर हम प्रयोग करते हैं। और कला विघटित होती है, तो ये आधा HP तक हम प्रयोग करते हैं, 0.5 HP तक हम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट आता है 43 नंबर, और 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, समझिएगा। तो यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे सेल या बैटरी का कंटेनर कौन से पदार्थ का बना होता है। दोस्तों यहाँ पे सेल और बैटरी जो होती है, इसका जो बाहरी आवरण होता है ये, तो इसे कहते हैं वोल्टामीटर। क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। और ये आपका किसका बना होता है, तो अपन कहते हैं नॉर्मली जैसे कांच का बना होता है, किसका बना होता है, कांच का बना होता है, या फिर पोर्सलिन का बना होता है, पोर्सलिन का बना होता है, ठोस रबर का होता है, सेलोनाइट रबर का होता है, एबोनाइट, सभी का तो राइट ऑप्शन अपन क्या करेंगे यहाँ पे, कठोर रबर का बना होता है। तो यहाँ पे तो ये राइट ऑप्शन आपका होता है। अगला लीजिएगा, यहाँ पे 44 नंबर, और 44 नंबर क्या कह रहा है, 44 नंबर कह रहा है कि डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। तो भैया क्या आता है, यानी डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। यांत्रिक हानि, स्ट्रेसिस हानि होती है, वायु घर्षण होता है, एडी धारा होती है, आर्मेचर हानि होती है। तो आर्मेचर जो हानि होती है ना, आर्मेचर हानि तो ताम्र हानि होती है, ठीक है, ये तो ताम्र हानि होती है। एडी करंट हानि और स्ट्रेसिस ये दोनों होती है लोहा हानि। ये कौन सी है, लोहा हानि होती है। और यहाँ पे वायु घर्षण होती है, ये आपकी यांत्रिक हानि होती है, यांत्रिक हानि होती है। इसके अलावा यहाँ पे बियरिंग, बियरिंग घर्षण होता है, बेरिंग घर्षण होता है, तो ये होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है, ये आपका हो जाएगा। क्लियर, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 45 नंबर। दोस्तों कौन सा नंबर, 45 नंबर, तो ध्यान से देखिएगा 45 नंबर को यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि डीसी जनरेटर में खालिस्तान पूर्ण भार पर हास में लगभग 30 से 40% का योगदान रहता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होती है, अपन बात करते हैं सबसे ज्यादा की बात करते हैं, और सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम, तो यानी हानि। तो यहाँ पे हानि की बात करते हैं, सबसे कम होती है तो वायु घर्षण हानि होती है। और सबसे ज्यादा बात करते हैं तो यहाँ पे आर्मेचर ताम्र हानि, आर्मेचर ताम्र हानि होती है। तो ये सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम होती है ये होती है, तो आर्मेचर ताम्र हानि होती है। ए ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, राइट होता है। अगला प्रश्न 46 नंबर, और 46 नंबर क्या कह रहा है, तो भैया 46 नंबर कह रहा है कि विद्युत कर्षण में निम्न में से किस डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत कर्षण की बात चल रही है, यहाँ पे क्रेन भी पूछ सकता है, यहाँ पे ट्रेन कह सकता है, यहाँ पे लोकोमोटिव कह सकता है, ट्रैक्शन कह सकता है, तो ये सब ले सकता है। और इनमें और इसमें कौन सी मोटर होती है, तो डीसी सीरीज मोटर हम प्रयोग करते हैं, डीसी सीरीज मोटर हम प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रेणी मोटर का हम प्रयोग करते हैं, जबकि निम्न लोड पे यहाँ पे शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखिए 47 नंबर। तो स्ट्रेसिस लूप किसका क्षेत्र निरूपित करता है। तो दोस्तों अपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था
कि यहाँ पे ये एक इस प्रकार का होता है और ये बनता है, तो ये बी और एच होता है, और बी और एच को ही अपन क्या कहते हैं, बी एच वक्र कहते हैं, बी एच वक्र, बी एच वक्र कहते हैं। तो ये कुल करोड़ को, ताम्र हास को, आर्मेचर स्ट्रेसिस हास को, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 48 नंबर, और 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर 1500 आरपीएम पर चल रही है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो यहाँ पे आवृत्ति निकालना है, तो एफ बराबर पी एन अपॉन में 120 होता है। तो यहाँ पे P कितना है, तो 4 होता है, N कितना है, तो अपन कहेंगे 1500 होता है, और 120 की बात करते हैं तो यहाँ गया, और 4 से ये गया 3 बार, और 3 से ये गया 5 जीरो, यानी 50 रटा जाता है आपका आंसर। तो यहाँ पे सीधा आ जाता है 50 रटा। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे 49 नंबर की बात करते हैं, और ये 49 नंबर क्या है, तो ट्रांजिस्टर कौन सी युक्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होती है, ये ट्रांजिस्टर 3 टांग वाली युक्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ बेस होता है, ये एमिटर होता है, और ये कलेक्टर होता है। तो ये आपकी जो है धारा नियंत्रण युक्ति होती है, धारा नियंत्रण, धारा नियंत्रित युक्ति होती है। 3 अर्धचालक खंडों से मिलकर बनी होती है। इसका सिंबल देखते हैं, तो इसका सिंबल होता है ये, बाहर निकलता है तो ये क्या बनता है, एन पी एन बनता है, और अंदर आता है तो ये पी एन पी होता है। तो ट्रांजिस्टर कौन सी युक्ति है, तो अपन कहेंगे धारा नियंत्रण युक्ति होती है, धारा चालित युक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा नियंत्रित युक्ति होती है, धारा प्रचालित युक्ति होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपन लेते हैं, ट्रांजिस्टर किसके लिए संवेदनशील होते हैं, धारा के लिए, ताप के लिए, वोल्टेज के लिए, सभी के लिए। तो संवेदनशील किसके लिए है, तो भैया यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर किसके लिए संवेदनशील होते हैं, तो धारा के लिए होते हैं, वोल्टेज प्रचालित होता है, और तापमान के लिए होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज के ये थे आपके, तो यहाँ पे ये आपका 50 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे बोलो सेशन आपको कैसा आया। तो दोस्तों आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं वैसे कहता नहीं हूँ, लेकिन आज फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा शेयर करके आप योगदान कीजिए। यहाँ पे दोस्तों सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत परिवार छोटा है यहाँ अपना, और इस परिवार को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कई बार थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, क्योंकि औरों की तुलना में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि औरों के उनको चैनलों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है उनका, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब है, और अपना यहाँ पे कंटेंट की तुलना कीजिए। यहाँ पे तो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ये अगर सारे कैंडिडेट अपन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो आराम से काफ़ी अच्छा परिवार बन जाता है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।